गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज के लेक्चर के अंदर हम जो माइक्रोस्कोपी से रिलेटेड आपके प्रीवियस ईयर सी एस एन नेट में जो क्वेश्चंस आए हैं उसके सॉल्यूशंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो जैसे कि हमने डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोस्कोपी पढ़ी थी। ठीक है। सबसे पहले जैसे हमने पढ़ी थी आपकी ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी क्या होती है आपकी, फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी क्या होती है, डिफरेंशियल इंटरफेरेंस माइक्रोस्कोपी क्या होती है। उसके बाद हमने देखी थी कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी आपकी क्या होती है। ठीक है। फिर हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जिसके अंदर हमने स्कैनिंग और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करी थी। और उसके बाद हमने जो स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोपी होती है और एक एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी। ठीक है। तो स्कैनिंग टनलिंग में तो हमने ये कहा था कि अगर आप एटम लेवल पे भी स्टडी करना चाहते हो, ठीक है, तो और एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी भी एडवांस टेक्निक है, क्योंकि जो उनसे सरफेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं तो उनके लिए स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोपी नहीं कर सकते। ठीक है। तो हमने सभी माइक्रोस्कोपी के प्रिंसिपल पढ़े थे। ठीक है। ठीक है। अभी देखो ना, अब इसके अंदर कुछ ऐसे भी नाम सुनेंगे जो हमने नहीं डिस्कस किया है, बट चलो अभी उसको, क्योंकि क्या होता है ना कि आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को देखना है, ठीक है, तो अलग अलग साइंटिस्ट ने डिफरेंट जो भी मॉडिफिकेशन कर रखी हैं, ठीक है, बट वही बात है ना कि वो थोड़ा उसमें फिर फिजिक्स चली जाती है, उसमें लाइट को कैसे आपने देना है, ठीक है, कैसे इमेज बनेगी। ठीक है। तो चलो उसमें हमारा भी इतना कंसर्न नहीं है, बट जो जो भी हमने पढ़ा है उससे बेस्ड जो क्वेश्चंस आए हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या आया था एग्जाम में। अब ये क्वेश्चन आया था June 23 मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग factor will not have any impact on the resolving power of a ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप। ठीक है। अब रिजॉल्विंग पावर हम कैसे निकालते हैं, डी इज इक्वल टू 0.5 लैम्डा बाय एन साइन थीटा। ठीक है। एन साइन थीटा। ठीक है। अब पहला उसने क्या लिखा, कलर ऑफ लाइट, क्योंकि कलर ऑफ लाइट तो मतलब किस पे डिपेंड करता है, वेवलेंथ पे, तो उस पे तो डिपेंड करेगा। ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अब देखो इंटेंसिटी का तो कोई रिलेशन नहीं ना यहाँ पर। ठीक है। एंगल ऑफ एडमिटेंस ऑफ लाइट इन द ऑब्जेक्टिव लेंस, मतलब वही थीटा की बात हो रही है। और मीडियम बिटवीन द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड स्पेसिमेन, इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है। फिर ये क्वेश्चन और जो हम डिस्कस करेंगे, ये आपका था जून 2015 एग्जाम में। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ माइक्रोस्कोप इज इट्स रिजोल्यूशन एंड कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द फॉर्मूला d is equal to 0.61 lambda by n sin alpha, where d is the minimum distance between two distinguishable objects, lambda is the wavelength of incident light। ठीक है। इसमें यहाँ पर ये अल्फा होगा, अल्फा इज द angular aperture and n is the refractive index of the medium। ठीक है। given below are several suggestions to improve the resolution of a microscope, कैसे हम माइक्रोस्कोप की रिजोल्यूशन को इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है। तो वही बात, एक तो आप लैम्डा को डिक्रीज कर दो, ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इंक्रीज कर दो। तो क्योंकि हमें डी जो होता है वो कम से कम चाहिए होता है, अब डी कम आने के लिए लैम्डा कम होना चाहिए, तो आप जो वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट है उसको डिक्रीज करोगे और उस ऑयल को यूज करोगे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, ए एंड सी। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोस्कोप्स वुड यू यूज टू विजुअलाइज ए प्रोटीन फ्यूज टू ए एप्रोप्रिएट रिपोर्टर इन ए लिविंग सेल। ठीक है। अब देखो इसमें क्या ना, आप आपने कोई ना कोई रिपोर्टर लगा दिया, जैसे हमने ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन की बात करी थी, ठीक है, तो उसके लिए ऑब्वियसली आप कौन सा माइक्रोस्कोप करोगे, फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप। कौन सा माइक्रोस्कोप यूज करोगे आप, फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप। ठीक है। और कौन सी माइक्रोस्कोपी हमने पढ़ी थी जिसमें हमने कहा था कि सैंपल को हम फ्लोरेसेंटली लेबल्ड करते हैं, कौन सी माइक्रोस्कोपी के अंदर हमने सैंपल को या जो आपका स्पेसिमेन है उसको फ्लोरेसेंटली लेबल्ड किया था। तो इस कंट्रास्ट में स्टेनिंग करते हैं, कौन सी थी, कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी। कॉन्फोकल में स्पेसिफिकली हमने क्या कहा था, हम फ्लोरेसेंटली स्टेन करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू अचीव ए बेस्ट रिजोल्यूशन यूजिंग ए फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप। ठीक है, व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ एमिटेड लाइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एंगल by which light enters into microscope would be the best choice for the user। ठीक है।
अब इसमें भी देखो ना, वही बात है, लैम्डा हमें कम से कम देखना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ज्यादा से ज्यादा देखना है, ठीक है। तो जैसे लैम्डा कम फर्स्ट में भी है, फोर्थ में भी है, ठीक है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखे तो ज्यादा किसमें है, फोर्थ में है। बाकी तो फिर ये ना, ये हमें 2 थीटा दे रखा है, हमें तो कौन सा एंगल चाहिए होता है, थीटा। जैसे अब जो फॉर्मूला हमारे पास है वो क्या है आपका, d इज इक्वल टू 0.5 लैम्डा बाय n साइन थीटा, ठीक है। साइन 90 कितना होता है, साइन 90 होता है 1, ठीक है। और साइन 45 कितना होता है, कितना होता है, 1/2। अब देखो ना, आप सिंपली देखो, चलो इसको देखें तो दोनों में लैम्डा सेम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखे तो यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है। लेकिन अब साइन थीटा देखना, अगर साइन थीटा आप कह रहे हो थीटा 90 है, तो साइन 90 होता है 1, लेकिन साइन 45 क्या होता है आपका, 1/2। तो क्या होगा ना, फिर ये 2 तो ऊपर चला जाएगा, तो वो तो डी को बढ़ा देगा। और हमें क्या चाहिए, हमें तो डी कम से कम चाहिए होता है ना, तो इस अकॉर्डिंग क्या आंसर होना चाहिए आपका, फोर्थ, ठीक है। अब फिफ्थ क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट colored images can be obtained by transmission electron microscopy by fluorescent labeling of the specimen। ये सही है गलत है? हम्म। देखो वैसे जो हमने ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पढ़ी है ना, उसके अंदर हमने वैसे फ्लोरेसेंट लेबलिंग की तो बात नहीं करी है, क्योंकि उसमें तो आपने ये कहा था ना कि एक इलेक्ट्रॉन ओपेक रीजन होता है, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपेरेंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ओपेक जो होता है वो आपको डार्क इमेज देगा, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपेरेंट होता है वो ब्राइट इमेज देता है, ठीक है। तो क्योंकि इसमें जनरली ट्रांसमिशन में तो यू कैन नॉट से कि हमारे पास कलर्ड इमेजेस आती हैं, ठीक है। अब ये देखना पड़ेगा उसके लिए कि कलर्ड इमेजेस वाला कुछ टैम होता है या नहीं होता है, बट जनरली टैम में यू जस्ट यूज सम हैवी मेटल्स टू क्रिएट ए कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी रिक्वायर्ड सेक्शनिंग ऑफ द सैंपल, सही है गलत है? फॉल्स है ना, टैम में सेक्शनिंग करनी पड़ती है, सैम में तो मैंने कहा था कोई आपको एयर ड्राइड सैंपल्स को आप डायरेक्टली देख सकते हो, ठीक है। हाँ ये है कि थोड़ा बहुत अगर आपने उसको डिहाइड्रेट वगैरह कराना है ताकि सेल कोलैप्स ना करे, दैट इज ए डिफरेंट थिंग, बट सेक्शनिंग तो हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के अंदर नहीं कराते, तो बी तो इनकरेक्ट है, ठीक है। ये भी इनकरेक्ट ही लग रहा है वैसे, तो ए बी। Confocal microscopy use optical method to obtain images from a specific focal plane and excludes light from other parts, other planes। ये सही है। हमने इमेज में भी देखा था ना कि जो फोकस, जो जो मतलब प्लेन जो हमारा फोकस वाला है, वहां से जो लाइट आ रही है वही पास कर रही थी किसमें से, जो अपर्चर था या पिन होल था, ठीक है। जो इधर उधर से लाइट आ रही थी उसको वो इमेजेस नहीं बना रहे थे, तो सी तो आपका ट्रू है, सो इट इज करेक्ट। Differential interference microscopy relies on interference between polarized light due to the difference in the refractive index of the object and surrounding medium। इसमें भी हमने ये कहा था ना कि वो जैसे प्लेन मतलब कैंसिल आउट कर रहे थे, कैंसिल आउट किस में कर रहे थे, डिफरेंशियल में या फेस कॉन्ट्रास्ट में? हाँ वो तो उसमें कर रहे थे ना, बट वही है ना कि इसमें भी जो डिफरेंशियल इंटरफेरेंस में हमने यही कहा था ना कि जो डिफरेंस होगा ऑब्जेक्ट और सराउंडिंग मीडियम की वजह से, उसके उसकी वजह से आपके पास इमेज बनती है, ठीक है। तो ये भी करेक्ट लग रहा है। फिर एक उसने लिखा है कि विजुअलाइजेशन ऑफ एपीफ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी रिक्वायर्ड स्टेनिंग बाय हैवी मेटल एटम। देखो फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी करनी है तो आप फ्लोरेसेंटली लेबल्ड करो ना। उसमें हमने क्या कहा था कि आप जो जो वेवलेंथ आप देते हो, ठीक है, वो क्या होती है आपकी, उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, वेवलेंथ कम होती है। बट एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद जैसे वो हायर एनर्जी स्टेट में चला गया, बट जब वो वापस आता है ग्राउंड स्टेट में, तब वो जो एनर्जी रिलीज करता है वो एनर्जी क्या होती है आपकी, कम होती है, बट वेवलेंथ ज्यादा होती है, ठीक है। तो ई बी क्या होना चाहिए आपका, इनकरेक्ट। मतलब इसमें से हमें करेक्ट दो ही लग रहे हैं, कौन से, सीओ डी, ठीक है। तो और सीओ डी करेक्ट एक ही ऑप्शन में है।
और इसका मतलब ए आपका इनकरेक्ट है। ठीक है, देखो ई बी तो पक्का ही आपका, बी भी इनकरेक्ट है और ई भी है। ठीक है, तो बी इस ऑप्शन में भी है, बी इस ऑप्शन में भी है, बी इस ऑप्शन में भी है। ठीक है, इसका मतलब ए भी आपका इनकरेक्ट है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एनी माइक्रोस्कोप इज इट्स रिजोल्यूशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ्स, ठीक है यहाँ पे नैनोमीटर होना चाहिए, would be used to achieve the best resolution using a light microscope with lenses having numerical aperture of 1.4। तो ऑब्वियसली यहाँ पर हमें क्या, अब ये 4 नंबर का क्वेश्चन आया था नेट के पेपर में, तो आपको क्या देखना था, सिर्फ सबसे जो कम लैम्डा है, सबसे जो कम लैम्डा है। ठीक है, तो सबसे कम लैम्डा वाली वैल्यू कौन सी है, 450। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, 450। अब जैसे ये क्वेश्चन आया था कि स्पेसिमेंस फॉर light microscopy are commonly fixed with solution containing chemical that cross-link और denature cellular constituent। ठीक है, जो क्रॉस लिंक कराते हैं या डीनेचर कराते हैं। commonly used fixative such as formaldehyde and methanol could act in various ways as described below। ठीक है, जैसे लिखा है कि फॉर्मेल्डिहाइड क्या करता है, वो क्रॉस लिंक करता है अमीनो ग्रुप्स को ऑन एडजेसेंट मॉलिक्यूल एंड स्टेबलाइज प्रोटीन प्रोटीन एंड प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड इंटरेक्शन। ठीक है, तो ये आपको ऐसा याद रखना है कि फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है उसका काम क्रॉस लिंक कराना होता है। ठीक है, तो वो जो किसको क्रॉस लिंक कराता है, अमीनो ग्रुप्स को। देखो ना, अमीनो ग्रुप अमीनो एसिड्स में भी होते हैं, क्योंकि अमीनो एसिड आपके उसमें एक अमीनो ग्रुप होता है, एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। और जो आपका न्यूक्लिक एसिड्स हैं, अगर आप उसका भी स्ट्रक्चर देखो, उसमें जो एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थायमिन, तो आपने स्ट्रक्चर में देखोगे तो कुछ नाइट्रोजनस बेसिस के अंदर NH2 ग्रुप होता है। तो ये अमीनो ग्रुप को क्रॉस लिंक कराता है, जिससे प्रोटीन प्रोटीन और प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड की जो इंटरेक्शन है वो स्टेबलाइज होती है। दूसरा यहाँ पर क्या है कि जो मिथेनॉल है वो एक डीनेचुरिंग फिक्सेटिव होता है एंड एक्ट्स बाय रिड्यूसिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल बाय डिसरप्टिंग हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। ठीक है, मिथेनॉल क्या होता है, वो एक डीनेचुरिंग फिक्सेटिव होता है। ठीक है, और वो क्या करता है, वो सॉल्युबिलिटी ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल को रिड्यूस करता है बाय डिसरप्टिंग हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। ठीक है, मतलब ये आपको याद ही रखना पड़ेगा इन दोनों के बारे में। मतलब सीओडी इसमें गलत है कि फॉर्मेल्डिहाइड लिपिड टेल्स को क्रॉस लिंक कर रहा है और मिथेनॉल न्यूक्लिक एसिड पे एक्ट करता है। तो फॉर्मेल्डिहाइड अमीनो ग्रुप्स को क्रॉस लिंक कर रहा है, मिथेनॉल जो है वो डीनेचुरिंग फिक्सेटिव है एंड रिड्यूसेस द सॉल्युबिलिटी ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल बाय डिसरप्टिंग हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, ए एंड बी। ठीक है, तो ये कौन सा क्वेश्चन हो गया आपका, मतलब ये एक तरह से जब आप लाइट माइक्रोस्कोपी कर रहे हो तो उसके लिए क्या कह रहा है, हमें कुछ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स कराने पड़ते हैं। तो ये हो गया आपका 7th क्वेश्चन, ये आया था जून 2019 एग्जाम में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी टू डिटेक्ट स्पेसिफिक मैक्रोमोलिक्यूल और स्ट्रक्चर सच एज स्पिंडल पोल बॉडी द फ्रिक्वेंटली यूज प्रोसीजर इज टू कपल सेकेंडरी एंटीबॉडी विद। ठीक है, तो इसका आंसर आपको याद रखना ये होता है, गोल्ड पार्टिकल। ठीक है, ये आपको एज इट इज याद रखना पड़ेगा कि, तो अगर आपको कोई एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर देखना है या स्पेसिफिक मैक्रोमोलिक्यूल देखना है, तो उसके लिए आप एंटीबॉडी को किसके साथ अटैच कराते हो या एंटीबॉडी के साथ किसकी कपलिंग कराते हो, तो उसका आंसर क्या होता है आपका, गोल्ड पार्टिकल। क्या आंसर होगा, गोल्ड पार्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि इनमें से कौन सी टर्म जो है वो करेक्टली मैच कर रही है। ठीक है,
अब इसमें क्या था ना, ये थोड़ा सा बी और सी ऑप्शन इसमें सेम ही आप देख रहे हो। तो यूज ऑफ पिन पॉइंट इल्यूमिनेशन एंड डिटेक्शन अपर्चर, ठीक है। अब देखो ये आपको पता है, क्योंकि फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी के अंदर जिस वेवलेंथ को वो एब्जॉर्ब करता है और जिसको एमिट करता है वो डिफरेंट होती हैं। यहाँ पर उसने लिख दिया सेम होता है, तो ये तो गलत है। और फिर वो कह रहा है कि जो गैस क्रोमेटोग्राफी है उसको हम नॉन वॉलेटाइलाइज्ड कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स को एनालिसिस के लिए यूज करते हैं। गैस क्रोमेटोग्राफी की तो प्रिंसिपल यही है कि जो कंपाउंड्स वॉलेटाइल होते हैं उनको आप गैस क्रोमेटोग्राफी से स्टडी करते हो, ठीक है। अब कई बार ये होता है ना कि कई बार वो, देखो इसके अंदर उसने माइक्रोस्कोपी क्रोमेटोग्राफी दोनों दे दी, ठीक है। बट इसमें इनसे पता नहीं कुछ मिस्टेक हो गई थी, तो बी और सी दोनों ही ऑप्शन सेम थी आपकी, जिसने बी लगाया सी लगाया दोनों ही आपका करेक्ट है। फिर एक क्वेश्चन है कि फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप दैट रिक्वायर्स फोटो एक्टिवेबल प्रोब्स टू ऑब्टेन सुपर रिजोल्यूशन इज, ठीक है। तो इसका आंसर उन्होंने क्या दे रखा है, डी स्टॉम, स्टोकेस्टिक ऑप्टिकल रिकंस्ट्रक्शन माइक्रोस्कोपी, ठीक है। क्या दे रखा आपका, स्टोकेस्टिक ऑप्टिकल रिकंस्ट्रक्शन माइक्रोस्कोपी। वो फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप जो जिसको क्या चाहिए होता है, फोटो एक्टिवेटेबल प्रोब्स, ठीक है। जैसे क्वेश्चन और भी आया था वो भी हम देखते हैं। इसमें भी है किसी में फोटो एक्टिवेबल, ये तो माइक्रोस्कोपी का नाम ही दे रखा है। अब ये कुछ आपको ना ऐसे याद ही रखना पड़ेगा कि फोटो फोटो मतलब लाइट से जो प्रोब या तो एक्टिवेट होते हो, ठीक है। तो उसमें उस वाले को हम क्या बोलते हैं, डी स्टॉम, ठीक है। दैट इज स्टोकेस्टिक ऑप्टिकल रिजोल्यूशन माइक्रोस्कोपी, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन आया था एक February 22 इवनिंग शिफ्ट में, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज टिपिकली नॉट यूटिलाइज्ड while कैप्चरिंग इमेजेस यूजिंग ए कॉन्फोकल लेजर स्कैनिंग माइक्रोस्कोप। तो हमने जो कंपोनेंट्स देखे थे, जैसे उसमें लेजर भी था, उसमें पिन होल भी था, डिटेक्टर भी थे, तो उसके अंदर आपका सीसीडी कैमरा नहीं होता। जो मैंने आपको बताया भी था ना कि जो इसके कंपोनेंट्स हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उस पर बेस्ड एक दो बार एग्जाम में क्वेश्चन आ रखे हैं। फिर एक ये क्वेश्चन था कि को लोकलाइजेशन ऑफ टू फ्लोरेसेंटली लेबल्ड प्रोटीन्स इन एन ऑर्गेनली इन सेल्स इज यूजली विजुअलाइज्ड बाय, ठीक है। अब देखो फ्लोरेसेंटली लेबल्ड जब भी बात हो रही है तो हम कौन सी माइक्रोस्कोपी की यहाँ पर बात करेंगे, या तो फ्लोरेसेंस हो, अदरवाइज कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन वो भी मैंने डाला, एक वो भी आया था कि कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी के अंदर आप क्या यूज करते हो, तो उसका आंसर क्या था, लेजर। In order to visualize the intracellular organization of a cell, one can visualize और वन कैन यूटिलाइज वेरियस माइक्रोस्कोपी बेस्ड टेक्निक, ठीक है। वो कह रहा है कि हमें इंट्रासेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को देखना है। जैसे इसमें जो भी माइक्रोस्कोपी आपने पढ़ी है, जैसे डिफरेंशियल इंटरफेरेंस पढ़ी है, फेस कॉन्ट्रास्ट पढ़ी है, डार्क फील्ड पढ़ी है, एपिफ्लोरेसेंस स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी एंड कॉन्फोकल, ठीक है। अब देखो क्या ना, अगर आपने सेल के अंदर स्टडी करना है तो एक बात तो पक्की है कि आप स्कैनिंग नहीं यूज कर सकते, क्योंकि स्कैनिंग मैंने आपको बताया था किसके लिए होती है, सरफेस के लिए। अगर आपने किसी के सरफेस को स्टडी करना है तब आप स्कैनिंग करते हो, तो ई तो नहीं होना चाहिए। अब देखो सिर्फ एक ऑप्शन को छोड़ के बाकी सभी के अंदर ई है, तो एक ही ऑप्शन बनेगी। मतलब डिफरेंशियल इंटरफेरेंस कंट्रास्ट हो गया, फेस कंट्रास्ट हो गया, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी होगी, एपिफ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी होगी, ठीक है। और कौन सी लिखी है, कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी। अच्छा इन्होंने एफ भी नहीं लिखा, मतलब अब या तो ये इंट्रासेलुलर डायनामिक्स की बात कर रहा है कि लाइव सेल इमेजिंग, ठीक है। क्योंकि ट्रांसमिशन में वैसे तो आप अंदर का ही स्टडी करते हो, बट वही बात है ना, उसमें आपको पता है कि आपने सेक्शनिंग करनी पड़ती है, ठीक है। अगर आपने सैंपल को देखना है, अगर ऑर्गेनली की शेप देखनी है तो उसके लिए भी आपको सेल को ब्रेक वगैरह करना पड़ता है, या तो इसलिए उसमें ट्रांसमिशन इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोपी नहीं है। बट स्टिल अगर आपको सेल के अंदर का स्टडी करना है तो टाइम तो होता ही है। बट ये पक्का है कि ई
स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी तो नहीं हो सकता क्योंकि वो सिर्फ सरफेस के लिए होती है, तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका? ओनली सेकंड। अब ये क्वेश्चन आया था जून 23 के अंदर। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वर मेड अबाउट लेजर स्कैनिंग कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी। ठीक है, अब इसमें देखो एक स्टेटमेंट है कि ये एक वाइड फील्ड टेक्निक है और इसके अंदर कोहलर इल्यूमिनेशन सिस्टम होता है। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट क्या है कि स्पेशियल रिजोल्यूशन हायर देन दैट अचीव्ड इन ए wide range imaging could be obtained if only the central portion of airy disk is used to form an image। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि स्कैनिंग मिरर्स स्वीप द एक्साइटेशन बीम ओवर द सैंपल पॉइंट बाय पॉइंट टू बिल्ड द इमेज। ठीक है, फिर लिखा है कि एक ऑल्टर्ड पिन होल साइज डज नॉट मेक एनी इम्पैक्ट ऑन द रिजोल्यूशन ऑफ इमेज। ठीक है, ये स्टेटमेंट तो जितना हमने पढ़ा उस हिसाब से ये तो स्टेटमेंट क्या आपकी पक्का गलत है। ठीक है, और एक उसने लिखा है कि फोटो मल्टीप्लाइड ट्यूब इन LSCM हेल्प्स इन जनरेटिंग रियल कलर ऑफ फ्लोरोफोर्स। ठीक है, अब इसमें पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये वाइड फील्ड टेक्निक है विद कॉलर इल्यूमिनेशन सिस्टम। ठीक है, अब वही ना, इसमें आपको एक बार पॉइंट्स देखने पड़ेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा उसके ज़्यादा ही मतलब प्रिंसिपल में चला गया कि क्या क्या पार्ट्स हैं, क्या क्या करते हैं। जैसे अब हमने हमने कह दिया ना कि लेजर बीम होती है, बट क्या बता उसके लिए भी अलग अलग टाइप के इल्यूमिनेशन सिस्टम होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो इन्होंने वैसे करेक्ट स्टेटमेंट दे रखी है वो B एंड C दे रखी है। ठीक है, कि स्कैनिंग मिरर्स स्वीप द एक्साइटेशन बीम ओवर सैंपल पॉइंट बाय पॉइंट टू बिल्ड द इमेज, और जो स्पेशियल रिजोल्यूशन हायर देन दैट अचीव्ड इन वाइड फील्ड इमेजिंग। वही ना कि या तो ये वाइड फील्ड टेक्निक नहीं है, क्योंकि इसमें क्या लिख रहा है, ये स्टेटमेंट उसने सही लिखी ना कि वाइड फील्ड इमेजिंग करते हैं, उसके कंपैरिजन में यहाँ पर रिजोल्यूशन ज्यादा आ रही है। ठीक है, इसका मतलब ये वाइड फील्ड टेक्निक नहीं होगी, फिर तभी इसको उसने गलत बोला है। ठीक है, उसने लिखा ना स्पेशल रिजोल्यूशन हायर देन द अचीव्ड इन द वाइड फील्ड इमेजिंग could be obtained if central portion of an airy disk is used to form an image। तो ये मतलब वाइड फील्ड टेक्निक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से फिर ए गलत हो गया, और आपका इसके अंदर डी भी गलत है, तो ए के ऑप्शन कौन से सही बन रहा है? B एंड C ओनली। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये आया था आपका जुलाई 24 के अंदर। द थ्योरेटिकल रिजोल्यूशन लिमिट ऑफ फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप इज अबाउट 200 नैनोमीटर। सुपर रिजोल्यूशन माइक्रोस्कोपी हैज बीन डेवलप्ड टू एड्रेस दिस लिमिटेशन। ठीक है, मतलब वो है ना लैम्डा सिर्फ 200 तक नॉर्मली है, बट सुपर रिजोल्यूशन मतलब मे बी बेटर रिजोल्यूशन के लिए उन्होंने अलग अलग टेक्निक डेवलप करी है। जैसे एक लिखा हुआ है स्ट्रक्चर्ड इल्यूमिनेशन माइक्रोस्कोपी। ठीक है, इसके बाद इसका इसका उन्होंने दे रखा है कि इसका होना चाहिए 2, दैट इज the specimen is illuminated with a pattern of light and dark stripes to generate moire fringes। ठीक है, अब उसमें हमें इतना नहीं जाना है, आप इसको चाहे याद ही कर लो कि इल्यूमिनेशन के अंदर आप इल्यूमिनेट कराते हो पैटर्न ऑफ लाइट एंड डार्क स्ट्राइप से। ठीक है, स्टिमुलेटेड एमिशन डिप्लीशन माइक्रोस्कोपी में लिखा हुआ है 1, फोकस्ड एक्साइटेशन लेजर लाइट इज सराउंडेड बाय डोनट शेप्ड डिप्लीशन बीम। ठीक है, और फोटो एक्टिवेटेड लोकलाइजेशन माइक्रोस्कोपी, it utilizes variant of GFP that is activated by wavelength different from its excitation wavelength। इसके अंदर वो क्या कर रहा है कि जिस वेवलेंथ पे वो मतलब हम एक GFP का वेरिएंट यूज कर रहे हैं, दैट इज एक्टिवेटेड बाय वेवलेंथ डिफरेंट फ्रॉम इट्स एक्साइटेशन वेवलेंथ। मतलब जो GFP जिस वेवलेंथ पे एक्साइट होता है उसके कंपैरिजन में आप उसका एक वेरिएंट यूज कर रहे हो जिसको GFP को एक्टिवेट करने वाली नहीं, दूसरी वाली वेवलेंथ जो है वो क्या करती है आपकी मतलब दूसरी वेवलेंथ पे वो एक्टिवेट होता है। देखो क्या है ना, हमने एक तो जनरली जो माइक्रोस्कोपी होता है ना उसमें तो जो लाइट स्पेसिमेन से आ रही है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, पहले लाइट देते हैं, फिर वो जिस जोन से लाइट को एमिट करता है उसकी वजह से हमें इमेज मिलती है। फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी हमने ये कहा ना कि पहले वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है। अब वो ये इसमें वो क्या कर रहा है कि आप एक GFP का वेरिएंट यूज करो जिसकी एक्टिवेशन वेवलेंथ डिफरेंट है जो जिस वेवलेंथ पे आपका GFP एक्साइट होता है।
ठीक है। तो एक वेरिएंट यूज करना है, क्योंकि ये रिजोल्यूशन लिमिट है ना। हम तो चाहते हैं कि हमारे लिए, हम तो इससे भी कम वेवलेंथ चाहते हैं। इससे कम वेवलेंथ आएगी तभी आपके पास डी और बेटर आएगा। यही होना चाहिए ना, क्योंकि लैम्डा जितना कम होगा डी उतना कम आप देख पाओगे। तो ये कह रहा है कि थ्योरेटिकल जो लिमिट है फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप की ये है। तो इसके अकॉर्डिंग तो जो भी ये टेक्निक्स हैं, इन सब में लैम्डा और कम आना चाहिए, ताकि लैम्डा और कम आएगा तभी आपका डी आप और क्लोजली रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स को देख पाओगे। ठीक है, तो इसका आंसर ए का 2, बी का 1 और सी का क्या आपका 3। देखो ये जो फोटो एक्टिवेटेड लिखा ना, इससे तो थोड़ा आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि हम जीएफपी, ठीक है ना। जीएफपी जो होता है वैसे वो कौन सी, जनरली क्या होता है ना, आप उसको जो एब्जॉर्प्शन वाली लाइट देते हो वो ब्लू देते हो, बट जो एमिट करता है वो ग्रीन करता है। यही हम कहते हैं ना कि क्योंकि ब्लू लाइट की वेवलेंथ क्या होती है, कम होती है, उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। पढ़ते हैं ना विबग्योर, ग्रीन की एनर्जी कम होगी बट उसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी। ठीक है, तो जीएफपी जनरली कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब करता है आपकी, इट इज एब्जॉर्बिंग द ब्लू लाइट एंड इट विल बी गोइंग टू एमिट योर ग्रीन लाइट। ठीक है। अब वही है ना, आप पुराने क्वेश्चंस देखोगे तो वो थोड़ा सा माइक्रोस्कोपी के प्रिंसिपल पे आते थे। अब जैसे ये क्वेश्चन आया, अब ये तो आप ऐसे नहीं कर सकते ना, इसके लिए आपको पूरा पता होना चाहिए। अब सिर्फ हमें ये पता था कि डी तो पक्का ही क्या है, गलत है। ठीक है, तो आपको वही है ना कि थोड़ा बहुत जो मैंने आपको स्पेसिफिकली बताया कि कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप के जो कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा आप पढ़ सकते हो। ठीक है, बाकी वही है, मैंने आपको कहा था कि दो तीन क्वेश्चंस या ये जो माइक्रोस्कोपी के नाम है आपके, जैसे एक पहले डी स्टॉम आई थी, स्टोकेस्टिक वाली रिजोल्यूशन वाली, ऐसे ये स्ट्रक्चर्ड इल्यूमिनेशन, स्टिमुलेटेड एमिशन डिप्लीशन। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत आपको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इनमें वैसे डिटेल में जाएंगे तो फिर वही बात है, आप फिर कंफ्यूजन है। ठीक है, तो आपने इसको याद कर लेना है कि स्ट्रक्चर्ड इल्यूमिनेशन माइक्रोस्कोपी में हम स्पेसिमेन को इल्यूमिनेट कराते हैं विद द पैटर्न ऑफ लाइट एंड डार्क स्ट्राइप्स। स्टिमुलेटेड एमिशन डिप्लीशन के अंदर आप यू फोकस्ड एक्साइटेशन लेजर लाइट इज सराउंडेड बाय डोनट शेप डिप्लीशन बीम, और फोटो एक्टिवेटेड लोकेलाइजेशन के अंदर आप एक जीएफपी का वेरिएंट यूज करते हो विच इज एक्टिवेटेड बाय वेवलेंथ डिफरेंट फ्रॉम दैट, डिफरेंट फ्रॉम इट्स एक्साइटेशन वेवलेंथ। ठीक है, तो ये हो गया आपके माइक्रोस्कोपी बेस्ड क्वेश्चंस।